सालों पहले की बात है। गोलमा नाम का एक तिब्बती व्यापारी व्यापार करने भारत के दार्जिलिंग आता रहता था। वह उन्हीं कपड़े का व्यापारी था। तिब्बत से दार्जिलिंग तक का सफ़र पहाड़ी और नदी नाला वाली एक कठिन रास्ता था। उस समय यातायात का कोई साधन नहीं होने से उसे सामान लेकर पैदल आने में हफ्तों लग जाता था। फिर वह दार्जिलिंग में ही रह रहे लाल सिंह के घर में अपना रहने खाने का ठिकाना बना रखा था। लाल सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। गोलमा शहर में जब तक रहता उसी लाल सिंह के घर में रहता था। वहाँ रहकर व्यापार करने में उसे बहुत आसानी होती थी। लाल सिंह भला, ईमानदार और अच्छे इंसान थे। इसलिए गोलमा बिना किसी डर और चिंता के अपना सारा सामान उसके घर में रखकर निर्भीक होकर अपना व्यापार करता था। लौटते समय खाने पीने के बदले कुछ पैसे लाल सिंह को दे देता था। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। एक समय की बात है, गोलमा सामान का भाड़ी लेकर लाल सिंह के घर आया। वहां आकर पता चला कि लाल सिंह काम के सिलसिले से कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ है। घर में अकेली उसकी पत्नी है। पत्नी भी अभी अभी 5-6 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए उसका स्वागत सत्कार नहीं कर सकते। व्यापारी अपना सारा सामान घर के भीतर रख दिया और कुछ खा पीकर घर के बाहर बरामदे पर दरवाजे के ठीक बीचों बीच पैर फैलाकर सो गया। लाल सिंह होते तो उसे बाहर सोना नहीं पड़ता। कमरे में अकेली केवल एक औरत होने से अपने सामान चोरी होने के डर से उसने दरवाजे के सामने सोया। आधी रात को छठी मैया घर के दरवाजे पर आकर ठहर गई और मैया ने व्यापारी को आवाज़ लगाकर उठाने का प्रयास करने लगी। छठी मैया की आवाज़ जब व्यापारी के कानों में पड़े तो उसने अपनी आंखें खोलकर डरते डरते जोर से बोला, कौन हो तुम? चोरनी हो, डाइन हो या कोई डाकिनी हो? इतनी रात गए तुम यहाँ क्या करने आई हो? व्यापारी को अपने सामान चोरी होने के डर सताने लग गया। क्या मालूम इसके और भी कितने साथी होंगे। सभी मिलकर मेरा सारा सामान ले गया तो फिर तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा। व्यापारी गोलमा के बात सुनकर शांत भाव से छठी मैया बोली, व्यापारी तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो। तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं छठी मैया हूँ। इस घर में जो कुछ दिन पहले नवजात शिशु ने जन्म लिया है, मैं उसका भाग्य लिखने आई हूँ। तुम अगर रास्ता दो तो मैं अंदर जाऊँ। अच्छा तो आप छठी मैया हो? माफ़ कीजिएगा मैया, मैंने आपको पहचान नहीं सका। व्यापारी आश्चर्य और अफसोस भाव से बोला, लेकिन मैया आप उस बालक के भाग में क्या लिखने वाली हो, हमें भी तो बताओ। तिब्बती व्यापारी को शिशु के भाग जानने की उत्सुकता हुई। तब मैया बोली, यह हम तुम्हें नहीं बता सकती। तुम रास्ता छोड़ो, हमें देर हो रही है। तब तो हम भी रास्ता छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक आप हमें नहीं बताएंगी तब तक हम भी रास्ता नहीं छोड़ेंगे, व्यापारी बोला। व्यापारी के हट के आगे मैया को झुकना पड़ा। वे बोली, ठीक है हम तुम्हें बताएंगे, मगर पहले मेरा रास्ता छोड़ो। वापस जब जाने लगूंगी तो तुम्हें उसके भाग्य का लिखा सभी बताकर जाऊंगी। व्यापारी फिर बोला, नहीं मैया पहले हमें बता दो। जाते समय तुम किसी दूसरे रास्ते से निकल गई तो, या फिर यहाँ आकर भी नहीं बताई तो मैं क्या कर लूँगा आपका? इस पर मैया बोली, देखो मैं एक शक्ति हूँ, चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि लौटकर तुम्हें सभी कुछ बताकर जाऊँगी। इतना सुनने के बाद तिब्बती व्यापारी दरवाजे से हटकर बड़ी श्रद्धा के साथ मैया को अंदर जाने दिया। माता छठी लाल सिंह के बालक को भाग को लिखकर जैसे ही वापस दरवाजे तक आई, व्यापारी ने मैया से कहा, मैया अब तो बताती जाओ, आपने इस बालक के भाग में क्या लिखा है? मैया बोली, तुमने हमें विवश किया इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने उसके भाग में लिखा है कि यहाँ से बहुत दूर
तिब्बत के एक व्यापारी जिसका नाम गोलमा है, उसकी बेटी से इस लड़के की शादी होगी और उसके सारे संपत्ति उसके होंगे। व्यापारी गोलमा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैया, यह आप क्या कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी दूर तिब्बत यह कैसे जा सकता है? फिर तब तक कुछ भी हो सकता है। व्यापारी मर भी तो सकता है, उसके भी तो कोई वारिस होगा। फिर उसका सारा संपत्ति इसे कैसे मिल सकता है? गोलमा के बात सुनकर मैया बोलती है, पिछले जन्म में इस बालक ने व्यापारी को बहुत सारा धन कर्ज के रूप में देकर उसे सहयोग किया था, जो इस जन्म में उसे प्राप्त होने का योग है। मैया के बात सुनकर व्यापारी फिर बोला, वह तो समझा, मगर उसके बेटी से इस बालक का विवाह का क्या योग हो सकता है? इस पर मैया बोली, इसके मिलन का 3 जन्म का योग है। पिछले जन्म में भी व्यापारी की बेटी इसकी पत्नी रह चुकी है और उसका यह दूसरा मिलन है। आने वाले अगले जन्म में भी दोनों पति पत्नी हुई होंगे। इस तरह 3 जन्म तक दोनों के पति पत्नी होने के योग बने हुए हैं। अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, कहते हुए छठी मैया वहाँ से चली जाती है। माता की बातें सुनकर व्यापारी गोलमा को रात भर नींद नहीं आई। रह रह कर उसे मैया के कहे आवाज उसके मन मस्तिष्क में चलता रहा। सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार हो गया और अपना सामान लेकर व्यापार करने निकल पड़ा। शाम होते होते सारा सामान बिक गया। वापस लाल सिंह के घर आकर खाना खाकर सो गया। आज की रात भी वह मैया की बातें सुनकर सो न सका था। अगले दिन सुबह उठा, लाल सिंह की धर्मपत्नी से विदा लेकर अपने देश तिब्बत को निकल पड़ा। दूसरे दिन लाल सिंह भी प्रदेश से धन कमाकर आ चुका था। बेटे के जन्म को लेकर लाल सिंह बहुत खुश दिख रहा था। 12वें दिन लाल सिंह ने अपने बेटे का नाम सिद्धार्थ रखा। बालक सिद्धार्थ दिन पर दिन बांस की तरह बढ़ता गया। उधर तिब्बती व्यापारी गोलमा के घर भी एक बेटा और फिर एक बेटी ने जन्म ले लिया था। इसी तरह दिन महीने साल बीतता गया, बच्चे बढ़ते गए। व्यापारी गोलमा का व्यापार पहले की तरह चलता गया। वह अभी भी व्यापार के लिए लाल सिंह के घर आता जाता रहा। एक समय की बात है, गोलमा कई सालों से आना बंद कर दिया था। इस समय गोलमा का कोई अता पता नहीं था, न कोई चिट्ठी और न ही कोई संदेश। लाल सिंह और गोलमा व्यापारी का आचार विचार एक आपस, इसलिए लाल सिंह को अपने दोस्त गोलमा के लिए चिंता सताने लगी। क्या हुआ होगा उसके साथ? कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है? इसी तरह के अनेकों शंका लाल सिंह को होने लगी थी। उसने कुछ सोचकर तिब्बत जाने का विचार किया। इस समय लाल सिंह का बेटा सिद्धार्थ भी जवान हो चुका था, इसलिए लाल सिंह उसे भी तिब्बत घुमाने के लिए साथ ले जाना चाहा। दोनों बाप बेटे दूसरे दिन सुबह सवेरे तिब्बत की ओर रवाना हो गया। व्यापारी गोलमा के मुंह से रास्ते के बारे में बहुत बार सुन चुका था लाल सिंह ने, इसलिए उसे रास्ते में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। 10-12 दिन की यात्रा के बाद वे लोग तिब्बत गोलमा के घर पहुंच गया। व्यापारी गोलमा अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ। अच्छे से स्वागत सत्कार किया लाल सिंह और उनके बेटे को। लाल सिंह के पूछने पर पता चला कि व्यापारी कई महीनों से बीमार पड़ा था और अब वह ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकता था, इसलिए अब व्यापार उसके बस का नहीं रहा। सिद्धार्थ को देखने के बाद गोलमा को छठी मैया के कहे शब्द याद आ गए, इसलिए वह चाह रहा था कि जैसे भी हो सिद्धार्थ को यहीं रोक लेना है। कुछ दिन के बाद लाल सिंह वापस लौटने को हुआ तो गोलमा लाल सिंह से बोला, मित्र, तुम्हारा बेटा जवान हो चुका है। मेरा कहना है कि तुम इसे यहीं छोड़कर जाओ, मैं इसे यहीं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। अपने बेटे सिद्धार्थ के जीवन संवारने के लिए सोच रखने वाले अपने मित्र गोलमा को दिल से धन्यवाद किया और बोला, आप मेरे बेटे के भविष्य बनाने के लिए सोचा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अपने बेटे और मेरे बेटे में
कोई फर्क नहीं करेंगे, कहकर खुशी खुशी लाल सिंह अकेले अपने घर वापस आ गए। आते समय बेटे सिद्धार्थ को उपदेश देते हुए बोला, देखो बेटे, यहाँ रहकर अच्छे से पढ़ाई करना और साहू जी का कहा मानना। वे जो भी काम करने को बोले मन लगाकर करना। इस तरह दिन बीतता गया। एक साथ रहते हुए सिद्धार्थ और गोलमा की बेटी डोना का प्यार धीरे धीरे पनपता गया। एक दूसरे को चाहने लगे। इस बात की खबर गोलमा और उसके बेटे को भी हो गई थी। गोलमा एक मन से चाहता था कि अपनी बेटी का विवाह सिद्धार्थ से कर दें और दूसरे ही पल वह सोचता कि कहीं सिद्धार्थ के साथ बेटी को किसी प्रकार का दुख न हो। फिर छठी मैया का कहा भी वह सच नहीं होने देना चाहता था। इसलिए गोलमा ने अब जो भी हो जाए सिद्धार्थ को किसी तरह जान से मारने का विचार बना लिया। इसलिए वह सही समय और सही अवसर का इंतजार करने लगा। इधर गोलमा का बेटा अपनी बहन की शादी सिद्धार्थ से ही करवाना चाहता था। इस विषय को लेकर बाप बेटे में भी सलाह हो चुकी थी। गोलमा भी बेटे का मन रखने के लिए हाँ कह दिया था। उसने कहा था, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। एक दिन गोलमा व्यापारी सिद्धार्थ को मारने का विचार लेकर एक पहचान वाले कसाई के पास गया और उससे बोला, देखो भाई, तुमको मेरे लिए एक काम करना होगा। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। क्या काम करना होगा? कसाई के पूछने पर गोलमा ने उससे कहा, मैं एक लड़के को गोश्त खरीद कर लाने के लिए तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम उसे किसी तरह खत्म कर देना। पहले तो कसाई डर गया, फिर बाद में धन का लालच ने उसे मजबूर कर दिया। फिर गोलमा एक थैला दिखाकर बोला, अच्छे से देख लो इस थैले को। यह थैला जो भी लड़का लेकर आएगा वही तुम्हारा शिकार होगा। अच्छी तरह से गोलमा ने कसाई को समझा बुझाकर वापस घर चला आया। दूसरे दिन गोलमा सिद्धार्थ को अपने पास बुलाकर बोला, सिद्धार्थ बेटे, आज हमें गोश्त खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम बाजार के कोने वाले सोंगपा कसाई के दुकान से गोश्त ले आ सकते हो? सिद्धार्थ तो आज्ञाकारी था ही, तुरंत बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी जाकर गोश्त लेकर आते हैं, आप निश्चिंत रहें। गोलमा ने वही थैला सिद्धार्थ को दिया जो थैला को उसने कसाई को दिखाकर आया था। सिद्धार्थ थैला लेकर चला गया। संजोग से रास्ते में उसे गोलमा के बेटे से मुलाकात हो गया। गोलमा के बेटे ने सिद्धार्थ से पूछ लिया, आप कहाँ जा रहे हो? सिद्धार्थ बोला, चाचा जी को गोश्त खाने का मन किया, वही लेने जा रहा हूँ। गोलमा के बेटे को अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन सोचा, पिताजी आजकल सठिया गए हैं। अपने होने वाले जमाई से गोश्त खरीद कर लाने को बोल दिया। वह बोला, आप यह थैला हमें दीजिए, मुझे उधर कुछ काम भी है। अपना काम करते हुए वापसी में गोश्त भी लेता आऊँगा। आप घर जाइए। न चाहते हुए भी सिद्धार्थ को थैला देना पड़ा और वह घर लौट आया। सिद्धार्थ को सकुशल लौटकर आया देख गोलमा को अचरज हुआ। वह बोला, क्या हुआ, तुम वापस आ गए? गोश्त नहीं लेने गए क्या? जी चाचा जी, हम गोश्त लेने तो जा ही रहे थे, लेकिन रास्ते में भाई साहब मिल गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला, सोंगपा कसाई के दुकान से गोश्त लेने जा रहा हूँ। आज चाचा जी को गोश्त खाने का मन किया। वे हमसे थैला ले लिए और यह कहकर चले गए कि उधर कुछ काम भी है, वह भी कर लूँगा और गोश्त भी लेता आऊँगा। यह सुनकर व्यापारी गोलमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बेहोश होते होते बचा। दौड़कर वह कसाई के पास पहुँच गया। वहाँ जाकर उसे मालूम हुआ कि कसाई उसके ही अनुसार अपना काम कर चुका था। उसका बेटा उसी के कारण मारा जा चुका था। उसके आंखों से टप टप आंसू बहे जा रहा था। कसाई के रोने का कारण पूछने पर वह कुछ न बोलकर कबूल किया। धन देकर घर वापस लौट आया। रास्ते में एक बार फिर उसके मन मस्तिष्क में छठी मैया के कहे शब्द गूंजने लगा। सच में भाग्य का लिखा होकर रहता है।
यह बात व्यापारी को भली भांति समझ आ चुका था। कुछ दिन के बाद अपनी बेटी का विवाह सिद्धार्थ के साथ कर दिया। सिद्धार्थ भी बहुत सारा धन संपत्ति के साथ वहीं रहने लगा था। कुछ महीने बाद पुत्र के वियोग में तिब्बती व्यापारी भी सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसके बाद सिद्धार्थ सारा धन संपत्ति के साथ अपनी पत्नी को लेकर अपना गांव अपने माँ बाप के पास आकर एक साथ सुखपूर्वक रहने लगे।